प्रेक्षकांचं आणि भाविक वर्गाचं आम्ही राधेश्याम सुभेदार सहर्ष स्वागत करतो. आज सकाळी या राष्ट्र व्याख्यानमालेचा श्री गणेशा झाला, त्याची सुरुवात झाली आणि कॅप्टन संजय कर्वे यांनी अत्यंत सुंदररित्या आपलं पहिलं व्याख्यान आपल्या समोर ठेवलं, आपलं मार्गदर्शन आम्हाला केलं आणि त्यांनी अत्यंत सुंदररित्या ते व्याख्यान दिलं आणि त्याची फेसबुक वरती लाईव्ह ते झालं होतं. टेक्नो भारती हे आमचं पेज आहे, त्याच्यावरती ज्यांनी मिस केलं आहे, ते व्याख्यान ऐकलेलं नाही, ते टेक्नो भारती आमच्या पेज वरती जाऊन ते व्याख्यान ऐकू शकतात. त्याचबरोबर टेक्नो भारती नावाचा आमचा फेसबुक युट्यूब चॅनल आहे. त्या युट्यूब चॅनलवर ते हे झालेले आहेत, आय थिंक ते जोडले गेलेले आहेत, त्यांना अनम्यूट करायला सांगा. हेलो सर. सर मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है? आप अनम्यूट है, आप म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए. त्यांना एकदा कॉल कर. तू लेफ्ट कॉर्नरला आहे ना, लेफ्ट कॉर्नरला कॉल. हा, I am hearing you. Hello. ओके ओके. यस सर, यस सर. सो नाउ वी कैन स्टार्ट. मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आपकी आवाज हमको आ रही है. तर आपल्या सर्व श्रोतृ वर्गाचं मी हार्दिक स्वागत करतो. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना या ठिकाणी बघून खूप आनंद झाला. तर सकाळची जी जो व्हिडिओ आहे तो आम्ही युट्यूब चॅनलला टेक्नो भारतीच्या आम्ही शेअर करणार आहोत. तो एक रात्रीपर्यंत अपलोड होईल. तर त्या ठिकाणी तुम्ही संजय कर्वे यांचं सुंदर व्याख्यान ऐकू शकता. अत्यंत सुंदर व्याख्यान झालंय ते. खूपच सुंदर येतात. त्यांनी एनडीए मधून कसं राष्ट्रसेवेसाठी जावं आणि राष्ट्रसेवा म्हणजे सैनिक हे जवान जे आहेत ते दुसऱ्यांना मारण्यासाठी नाही तर आपल्या लोकांना वाचवण्यासाठी प्रशिक्षित केले जातात, असं त्यांनी खूप छान संदेश यातून दिला. तर तो त्याचंही आपण हे करू शकता. आणि आज आपल्यामध्ये या राष्ट्र व्याख्यानमालेचं दुसरं सेशन आपण घेत आहोत. दुसरं पुष्प आपण भारत मातेच्या चरणी व्हायला तयार झालेलो आहोत आणि त्याचे आपले प्रमुख वक्ते आहेत मेजर अनिल कुमार झा. ऍक्च्युली ज्यावेळेस त्यांची निवड करण्याचा आम्ही विचार केला त्यास माझ्या सहकाऱ्यांनी सांगितलं की त्यांनी अनेक दहशतवाद्यांशी झुंज दिलेली आहे. त्यांनी अनेक दहशतवाद्यांना त्यांच्याशी मुकाबला केलेला आहे. ते स्वतःहून मला सांगत होते की माझ्या पायाला म्हणे गोळी लागलेली होती, त्या परिस्थितीत सुद्धा मी झुंजत होतो. तर अशा प्रकारची एक अनोखी आगळी वेगळी झुंज पाहण्यासाठी आपण तयारच आहोत. म्हणजे आपले औत्सुक्य हे शिगेला येऊन पोहोचलेलं आहे. तत्पूर्वी मी त्यांचं थोडंसं वर्णन, त्यांचा थोडासा परिचय करून देतो. ते पनवेल या ठिकाणी त्यांचा जन्म झाला. त्यांनी बीकॉम अहमदनगर येथून अहमदनगर कॉलेजमधून बीकॉम हे एज्युकेशन घेतलेलं आहे. 1 जानेवारी 1976 रोजी त्यांचा जन्म झाला आणि त्यांची सैनिक क्षेत्रातली, आर्मी क्षेत्रातली जी कारकीर्द आहे ती एकदम जबरदस्त अशी आहे की सुरुवातीला त्यांच्या याच्यामध्ये परिचयामध्ये लिहिलेलं आहे त्यांना प्रेसिडेंट मेडलनी अवॉर्डेड केलेलं आहे. राष्ट्रपती पदकाने त्यांना अवॉर्ड केलंय. 9 गॅलेंट्री मेडल्स त्यांना वेगवेगळ्या फील्ड मध्ये मिळालेले आहेत. नॅशनल ॲथलेटिक प्लेअर मध्ये ते आर्मी कडून अव्वल होते. त्यांनी कारगिल वॉर मध्ये 1999 मध्ये झालेल्या कारगिल वॉर मध्ये सहभाग घेतलेला आहे. त्यांनी ऑपरेशन रक्षक जे पार्लिमेंट अटॅक वरती, आपल्याला माहितीये खूप मोठा अटॅक झाला होता 2001 ला ऑपरेशन रक्षक पार्लिमेंटवर, त्या पार्लिमेंटच्या ऑपरेशन रक्षक मध्ये ते होते. 2004 ते 2007 मध्ये त्यांनी पाकिस्तान बॉर्डर वरती त्या ठिकाणी ते हे होते, तिथे त्यांची पोस्टिंग होती आणि त्यांनी मिलिटंट म्हणजे दहशतवाद्यांना संपवण्याचं ऑपरेशन केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे जर तुम्ही पाहिलं तर त्यांची कारकीर्द ते सैनिक असताना अत्यंत उत्कृष्ट, अत्यंत जबरदस्त. आणि माझा मित्र जो त्यांचा चांगला ओळखीचा आहे तो मला सांगत होता की ज्यावेळेस ते मला सांगतात त्यांच्या गोष्टी त्यावेळेस माझ्या अंगावरती काटे येतात, शहारे येतात. तर मीही आता खूप उत्सुक आहे
की त्यांच्याकडून त्यांच्या गोष्टी ऐकायला, कशा प्रकारे ते दहशतवाद्यांशी लढले, कशा प्रकारे त्यांचा सामना झाला. तर मी आपल्या सगळ्यांना माझ्यासोबत इन्व्हाइट करतो एक तासाच्या एका मोठ्या सफर मध्ये, जिथे आपण जाणार आहोत कश्मीर की वादियों में, जहां हम जाएंगे पीओके के मैदान में और हम लड़ेंगे खुद उन दहशतवादियों से जिनसे जिनसे मेजर अनिल कुमार झा रूबरू हुए थे. म्हणजे आपण स्वतः तिथे जाणार आहोत याची मला खात्री आहे. ते आपल्याला त्यांच्या वाणीद्वारे, त्यांच्या व्याख्यानाद्वारे तिथे घेऊन जाणार आहेत. तर मी कोणताही वेळ व्यर्थ न दवडता सरांना मी रिक्वेस्ट करतो, सर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही आपलं व्याख्यान आमच्या समोर ठेवा. ऍक्च्युली त्यांनी मला सांगितलेलं की सकाळपासून मला खूप कार्यक्रम आहेत, तरी सुद्धा मी यायला तयार आहे. आणि एक सैनिक काय असतो की प्रवासात सुद्धा त्यांनी प्रशिक्षण देण्याची, प्रबोधन करण्याची संधी सोडलेली नाहीये. सो सर मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने 2 शब्द हमारे सामने रखिए और यू कैन चूज हिंदी लैंग्वेज टू. आप जिसमें सफिशिएंट आपको है आप हिंदी में भी बोल सकते. I request you, please take a 2 minute time only, and give me a 2 minute time because I reached my home. मैं ड्राइव करके अपने घर पर पहुंच चुका हूँ. ओके सर. मैं दरवाजे के पास हूँ. हाँ, सो आप 2 मिनट और ले सकते हैं. देन आई विल टॉक टू यू कंफर्टेबली. एंड मैं आपको पूरे एक लाइफ के बारे में, एंड एक आर्मी का लाइफ क्या होता है, एंड आर्मी में आप क्या कर सकते हैं, देन आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हाट आई विल डू. हाँ, ओके सर. ओके सर. तर आपण थोड्या वेळ ते आपल्या घरी जाऊस तोपर्यंत. खरं तर मित्रांनो, आपण पाहू शकतो हेच जीवन आहे सैनिकांचं, की त्यांना कुठेही थांबायला वेळ नसतो. ते सातत्यानं चालत राहतात आणि आपण म्हणू शकतो हेच त्यांचे जज्बात आहेत की रोकेंगे ना रुकेंगे हम. आम्हाला जरी थांबवलं तरी आम्ही थांबणार नाही, आम्ही सातत्याने चालत राहणार. आणि एवढं सगळं असून सुद्धा ते आपल्याकरिता आलेले आहेत. आपला जो हा सेशन आहे तो फेसबुक वरती लाईव्ह चालू आहे, टेक्नो भारती या पेज वरती. तर तुम्ही ते फेसबुकची लिंक आपल्याला चॅट बॉक्स मध्ये शेअर केलेली आहे. जर कुणाला इथे येता आलं नाहीये तर तुम्ही ते लाईव्ह वर सुद्धा पाहू शकता. आणि हा कार्यक्रम, हा जो प्रोग्राम आहे तो टेक्नो भारती या आमच्या युट्यूब चॅनल वरती सुद्धा आम्ही प्रसारित करणार आहोत, अपलोड करणार आहोत. सो तिथे तुम्ही एकदा पाहू शकता आणि वेगवेगळे अशा प्रकारचे कार्यक्रम पाहण्यासाठी त्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. दुसरी गोष्ट, सकाळी झालेला कार्यक्रमही आम्ही अपलोड करणार आहोत. त्याचबरोबर पुढे हा कार्यक्रम झाल्यानंतर रविवारी संध्याकाळी 6 वाजता आमचा कारगिलच्या वाटेने, कारगिलमध्ये झालेल्या युद्धासंदर्भात अत्यंत सुंदर अशा सैनिकांच्या साहस गाथा, सैनिकांनी केलेले अनेक पराक्रम याविषयी सविस्तर डॉक्टर श्रीप्रसाद शिधळे, भारतीय रक्षण व्यवस्थेचे अभ्यासक आणि ते वक्ते आहेत, ते आपल्याला सांगणार आहेत. आणि उत्कृष्ट असा प्रवास तोही असणार आहे कारगिलच्या वाटेने. हे उद्या सायंकाळी 6 वाजता, रविवारी सायंकाळी 6 वाजता आपल्याला अनुभवायला भेटणार आहे. त्याचबरोबर सोमवारी सायंकाळी 6 वाजता आपले सर्वांचे लाडके परम आदरणीय हभप श्री चारुदत्त बुवा आफळे, जे राष्ट्रीय कीर्तनकार आहेत, 17 ऑगस्टला सोमवारी 6 ते 7 तेही आपल्याला राष्ट्र निर्मितीमध्ये युवकांची भूमिका या महत्वपूर्ण विषयावरती मार्गदर्शन करणार आहेत. तर राष्ट्रीय 74वा स्वातंत्र्य दिन हा आपला एक, त्या स्वातंत्र्य दिना दिवशी आपल्याकडून राष्ट्राचं प्रगल्भ चिंतन व्हावं, राष्ट्राविषयी आपण जाणून घ्यावं, यासाठी आम्ही हा छोटासा प्रयत्न केला आहे. त्यामध्ये विविध मान्यवरांना आम्ही बोलवलेलं आहे. तर आपण याचा कृपया लाभ घ्या. आपल्या मित्रमंडळी, परिवारातल्या, कुटुंबातल्या व्यक्तींना सुद्धा आपण बोलू शकता, जास्तीत जास्त दूरपर्यंत हे पसरवू शकता, जेणेकरून आपल्या बरोबर तेही या कार्यक्रमाचा लाभ घेतील. हॅलो सर. विधान. हा सर. या
फर्स्ट ऑफ आपका ऑल वीडियो दिख नहीं रहा है आपका। आप थोड़ा सा आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं। आपका आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ सर। या हाँ, अभी दिख रहा हूँ मैं? नहीं सर, आपका वीडियो अभी भी दिख नहीं रहा है। दादा एकच मिनिटं, त्यांनी व्हिडिओ ऑन केलाय पण त्यांच्या इथे नेटचं बँडविड्थ लो आहे त्यामुळे ते दिसत नाही. हेलो, आपका सर शायद नेट जो अच्छी जगह है नेटवर्क की, आप थोड़ा बाहर आके आप बैठ सकते हैं तो आपका वीडियो हमको अवेलेबल होगा। आपके नेटवर्क इशू के कारण। कैमरा प्लीज रिमूव इट इफ यू हैव। हेलो, हेलो सर, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। आप यदि आपके घर के बाहर थोड़ा आके बैठ सकते हैं तो आपका वीडियो भी अवेलेबल होगा हमें। अभी आ रहा है? नहीं सर। क्योंकि आप लोग सभी आ रहे हो। हाँ, आपका वीडियो हमें अवेलेबल नहीं। आप वीडियो बंद करके फिर एक बार चालू कर सकते हैं सर, शायद उससे कुछ होगा। अभी आ रहा है? नो सर। ठीक है। हाँ, अभी दिख रहा है। यस यस सर, यस सर। अभी दिख रहा है? ओके, अब हाँ सर, हाँ सर। हाय, हाउ आर यू? हाँ यस सर, वी आर वेरी वेरी फाइन। तर आता सुरुवात करूया. हाऊ इज हो द जोश? सर, हाँ, या स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी बधाइयाँ सर। थैंक्स एंड ऑल ऑफ यू फॉर इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद सर। आप लोग सभी खुशहाल रहे, लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आप लोग के जीवन में कभी कोई ऐसी विकट परिस्थिति ना आए जो खास करके हम लोग के रहते हुए, और जो हमारे देश के रक्षा के लिए, वो चाहे किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो या आर्मी हो। और मुझे लगता है कि आज के फील्ड में जब से मोबाइल आ गया है या इंटरनेट आ गया है तो शायद हमें इतना बताने की जरूरत नहीं है जितना आई थिंक आप लोग देख रहे हो। और जो आर्मी वाले अपना योगदान देते हैं उसके लिए भी ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, जो कि आजकल पहले उस वक्त ऐसा होता था जब हम लोग को इतना नहीं पता लगता था। खैर वो छोड़ो, वो सब बातें छोड़ो। आज हम आपको एक लाइफ का एक शेयर करेंगे जो आप लोग को अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और एक लाइफ में कैसा मोटिवेट लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, once again salute to you, all of you. I am Major Anil Kumar Jha, Indian Army 76 Armored Regiment. Just I am retired now on 1/1/2018, 1 जनवरी 2018। और मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं कि फिलहाल मैं एज अ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर MGM हॉस्पिटल कामोठे एज वेल एज कलम्बोली एंड CBD बेलापुर, ये 3 हॉस्पिटल का मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं। इससे पहले 1 ईयर मैंने JNPT जो कि आप लोग ने पोर्ट का नाम सुना होगा, उरण, वहां मैंने 1 ईयर्स अपना योगदान दिया था, जो कि हमारा वहां परमाणु बम भी है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये मुझे शेयर नहीं करना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये आप लोग को पता होना चाहिए। जो वहाँ ये इस तरह के ये हैं तो वहाँ की देखभाल के लिए भी रखा जाता है और मैंने अपना योगदान 1 साल के लिए दिया है। अभी फिलहाल मैं यहाँ ज्वाइन हूँ। मैं अपनी बात अगर करूँ तो मेरा जन्म यहीं पनवेल में हुआ है एंड 93 में मैंने आर्मी ज्वाइन किया।
आर्मी जाने से पहले मैं इसी पनवेल से सुधागढ़ एजुकेशन सोसाइटी स्कूल की तरफ से नेशनल खेल चुका हूँ एथलेटिक्स में। आई एम अ गुड स्पोर्ट्समैन इन एथलेटिक्स 5000, 10,000 एज वेल एज मिनी मैराथन 21 किलोमीटर। मैं पुणे इंटरनेशनल मैराथन एक बार मार चुका हूँ, देन थाने वर्षा मैराथन एंड मुंबई मैराथन, ये 2 बार मैं विनर रह चुका हूँ। एंड साइकिलिंग में इस पूरे मुंबई में 3 साल कंटिन्यू 96, 97 एंड 98 3 बार कंटिन्यू में चैंपियन रह चुका हूँ। और मैं ये आप लोग को बताना चाहता हूँ बेटा कि कोई भी स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं होता, बोल लेने से या कह लेने से नहीं होता। ये तो मैं अपना एक लाइफ का पार्ट जो स्टार्टिंग आर्मी में जाने से पहले जो है, ये चीज मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने भी स्टार्टिंग में तपस्या बहुत की है। एंड जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है, जो एक अच्छा रनर होता है, एंड जिसमें स्टेमिना जो बोलते हैं, रनर में आप हर तरह से वो कैपेबिलिटी मौजूद रहती है, तो वो किसी फील्ड में भी जा सकता है, वो किसी फील्ड में कमी नहीं पड़ेगा। सो ओनली मैंने 3 साल कंटिन्यू साइकिल चैंपियनशिप रहा। देन इन 1993 मैंने आर्मी ज्वाइन की। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि मैंने जब आर्मी ज्वाइन की थी, उस वक्त वाकई मेरे घर का आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर था, बट मेरे में एक जज्बा था, मेरे में एक मुझे लग रहा था कि वो पोटेंशियल है, जो उस पोटेंशियल को मैं उजागर करूं। और वो कहीं ना कहीं से एक गॉड गिफ्ट, एक बोलते हैं ना कि गणपति बप्पा, वो हमें देता है, कहीं ना कहीं वो ताकत देता है। उस ताकत को हमें पहचानने की, और हमने कैसे पहचानना है, उस चीज को हमने ढूंढना है। मौका हर इंसान को भगवान देता है, लेकिन हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं वो हम पर निर्भर करता है। ओके, 93 में मैंने आर्मी ज्वाइन किया। देन उसके बाद मैं आर्मी के थ्रू ही गेम करता रहा। गेम करते करते मैंने कमीशन लिया। एंड देन 1999 में जो कारगिल का वॉर हुआ, उस कारगिल के वॉर में मैंने पार्टिसिपेट किया। उस कारगिल के जगह पर मैं वो फेस किया हूं। मैंने देखा है कि एक पाकिस्तान एंड इंडियन आर्मी किस तरह से लड़ते हैं, हम अपना क्या योगदान देते हैं। लेकिन मैं एक साथ बात ये भी बताना चाहता हूं बेटा कि जो मैंने अगर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो उस वक्त अकेले मैंने लड़ाई नहीं लड़ी है, आप सभी ने लड़ाई लड़ी है। क्योंकि 1999 में जब मैं एम्युनिशन, गोला बारूद हमारे खत्म हो गए थे उस वक्त कारगिल में, तो मैं पूना हमारा एम्युनिशन डिपो है बहुत बड़ा, जब मैं वहां आया था हथियार का गोला बारूद लेने के लिए, और उस वक्त देशवासियों का, जो हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले यंग जनरेशन, जो यंग बच्चे थे, उन लोगों का जो जोश मैंने देखा था, वो काबिले तारीफ है। मुझे बोला था कि सर प्लीज टेक मी फ्रॉम हेयर, आप मुझे यहाँ से लीजिए एंड मुझे भी आप अपने साथ बॉर्डर पे लेकर के जाइए, हम पाकिस्तान का ईंट से ईंट बजा देना चाहते हैं। लेकिन बेटा मैंने उस वक्त एक ही बात बोला था सभी को कि नहीं, आज आपकी हमें जरूरत नहीं है, आज आपकी हमें जरूरत नहीं है। अगर आज आपकी हमें जरूरत लगती है, इसका मतलब हमारा इंडियन आर्मी कमजोर है। बट नो, आपका हमें सिर्फ एक बोल, आपका कहना हमारे लिए सबसे बड़ा भारत देश का विजय प्राप्त करता है। यही इंडियन आर्मी का एक गुरूर है। इंडियन आर्मी बॉर्डर पे जरूर लड़ता है, लेकिन जो आप लोग का जोश रहता है वो हमारे काम आता है, क्योंकि उस वक्त पूरा देश हमारा एक साथ में खड़ा होता है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट 2001 में जब हमारे संसद पे हमला हुआ था आतंकवादियों ने, वो शायद आपने भी न्यूज चैनल में देखा है। हो सकता है कि हमारे बच्चों ने, आपने उस चीज को न देखा हो, कई का जन्म 2001 के बाद हुआ हो, लेकिन वो मैंने देखा है, मैंने किया है। जब हमारा देश का झंडा झुकने के लिए तैयार था, लग रहा था कि हमारे मान सम्मान पे, हमारे सर के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर चोट किया है, तब हमने अपना एक डिसीजन लिया कि इस वक्त हम नहीं छोड़ेंगे। किसी के दिल में आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन हमारे आर्मी के दिल में आ रहा था कि नो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उन्होंने सोचा कि हम नहीं छोड़ेंगे।
हमने आगे बॉर्डर के ऊपर, पूरे बॉर्डर के ऊपर माइन बिछ चुका था, माइन लग चुका था, जो कि शायद ये आप लोग के नॉलेज में नहीं होगा। पूरे बॉर्डर के ऊपर खेतों में, जो कि पंजाब का बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर एंड J&K बॉर्डर, इन सभी के ऊपर माइन बिछ चुके थे, जिसको एंटी टैंक माइन बोलते हैं, जिनको एंटी पर्सनल माइन बोलते हैं, जिनको एंटी MPBS माइन बोलते हैं। माइन के कई प्रकार होते हैं, वो मुझे डिटेल नहीं किया, ना ही आप लोग को बताने की जरूरत है। लेकिन ये कहना चाहता हूं बेटा कि जब एक बार माइन बीत जाती है, मतलब लड़ाई के चांसेस 100% बन चुके हैं। जब हमारा टैंक में या BMP में या इन्फेंट्री फौज पूरी तैयार हो चुकी होती है और बॉर्डर पे एक लाइनअप में खड़े होते हैं, उस वक्त कई पार्टियां होती है, वो समझ लो कि बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बट वो भी एक वक्त था जब 1 साल पूरे हमारी फौज बॉर्डर पे रही, हमने उस चीज को झेला। लेकिन 99.9% में से 1% वो एक वक्त था जब पाकिस्तान डर गया। और हमारा भारत इतना दिलेर है कि मैंने उस वक्त महसूस किया, क्योंकि मैं तो आर्मी में था, लेकिन एक बैकवर्ड के तौर पर जो हमारे देशवासी थे, जो आप लोग थे, जो आपके मदर फादर थे, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार थे, उस वक्त मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं एक नहीं हूं, मेरे परिवार में मेरे बीवी बच्चे ही नहीं है, मेरे माता पिता नहीं है, मेरा पूरा देश है, क्योंकि आज हम एक हो चुके हैं। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान, उस वक्त सभी लोग, हमें भी 1 साल पूरा पेमेंट मिला, यहां तक कि हमें अलाउंस में मिला। हमारे भारत सरकार ने इतना हमारे लिए किया, हमें गर्व है हमारे भारत देश पर, जो हमारा भारत देश कभी हमारे लिए झुकने नहीं देता है, हमारे देश की जनरेशन हमें झुकने नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान के खाने के लाले हो गए थे, हमने देखा है बॉर्डर पे, पाकिस्तान के खाने के लाले हो गए थे। आखिर में उन्होंने जब देखा कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो सरेंडर करने का टाइम आया। जब देखा कि हम भारत से नहीं भिड़ सकते, हम भारत के साथ नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। और सरेंडर कैसे किया, ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो पाकिस्तान का दोगलापन। वो दोगलापन क्या दिखाते हैं कि हम भारत से नहीं डरते हैं, लेकिन वो हमारे सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं है। उन्होंने अमेरिका का साथ लिया। अमेरिका में उस वक्त प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे, जो मुशर्रफ था वो बिल क्लिंटन के पास भागा। मुशर्रफ ही है जो हमला करने वाला था, जो कि बाद में भारत ने पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना। और उस वक्त जो वहां का प्रधानमंत्री, जो अभी जेल में है, एनीहाउ नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, नवाज शरीफ जो सर, नवाज शरीफ, थैंक यू, नवाज शरीफ अमेरिका भागा। अमेरिका में बिल क्लिंटन से रिक्वेस्ट किया, देन बिल क्लिंटन भारत आकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर से अटल बिहारी वाजपेयी जी से डिस्कस किया, बातचीत किया, उनको बताया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने में, बट इस वक्त हमारा रिस्पेक्ट करते हुए, हमारा मान सम्मान रखते हुए आप हमारी बात कर लो और विड्रॉ कर लो। तो हमने वो विड्रॉ कर लिया। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट, जब 2004 से 2007 तक मैंने पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर समय गुजारा। ये एक वक्त होता है बेटा कि जो आर्मी में सर्विस करते हैं, वो एक और ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग सुनते होंगे कि हमारी भारत की फौज एंड चाइना की फौज, कई बार सुनते हो, लेकिन टेक्निकली चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि चाइना की फौज बहुत है, हमसे बहुत ज्यादा है। नथिंग, कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, हमारे आगे कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी पावर कितनी है, हमारा रिजर्व पार्टी कितनी है, हमारा बैकग्राउंड कितना है। कई पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। और ये कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक हमारी इंडियन आर्मी की फौज है, उसके बैकअप में आरआर हमने रखा हुआ है, राष्ट्रीय राइफल जो बोलते हैं, जो कि राष्ट्रीय राइफल में मैं भी 4 साल रह करके आया हूं। हम आर्मी की तरफ से ही होते हैं, लेकिन ये हमारे प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने
1989 में इन्होंने आतंकवादी से लड़ने के लिए इजाद किया था, जो कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पता ना लगे। फिर रिजर्व में बीएसएफ होता है, बिहार रेजिमेंट है, गोरखा राइफल है, उसके बाद आसाम रेजिमेंट है, उसके बाद सीआईएसएफ है। बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जो आपस में मिल करके काम करते हैं, वर्क करते हैं, बट ये आर्मी में शो नहीं करते हैं। हम नहीं दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है। रही बात, अब दूसरी बात पर हम आते हैं कि जब मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे था तो इस चीज को मुझे कहते हुए बड़ा गर्व, हर्ष महसूस होता है बेटा कि मैं 2 गोली खा चुका हूं, जो कि मुझे आपको अभी दिखाने के लिए पैर में गोली लगी हुई थी और यहाँ एक गोली लगी हुई है। उसके बाद 7 मिलिटेंट को, आतंकवादी को मैंने खुद अपने हाथ से मारा हुआ है, जो कि मैंने हर्ष को एंड हर्ष के मम्मी पापा को भी मैं दिखा चुका हूं। जिस वक्त मारा था वो फोटो भी मैंने उनको दिखाया था कि ये मिलिटेंट देखो। ये भारत सरकार की तरफ से गैलेंट्री अवार्ड, जो कि अलग अलग तरह से गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। उसके बाद इसको राष्ट्रीय राइफल बैच बोलते हैं, इसको राष्ट्रीय राइफल बैच बोलते हैं, जो कि हम लोग आरआर में पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए जब बॉर्डर पे रहते हैं तो अच्छा काम के उपलक्ष्य में ये हमको दिया जाता है। जब मुझे गोली लगी थी तो उस वक्त मिलिटेंट ने मुझे, मेरे बॉडी को रात भर उठाने नहीं दिया गया था। उस वक्त इतनी बारिश हो रही थी, पहाड़ी इलाका था, फिसलन था, लेकिन उनका मोटो क्या रहता है मिलिटेंट का कि जो हम आर्मी वालों को मारते हैं उनके बॉडी को न उठाने दिया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी करे। उनका काम ये नहीं है कि सिर्फ आर्मी वालों को मारना, क्योंकि उनका मोटो ये है कि हमने अपनी जान देना है, क्योंकि उनके माइंड में एक ही बात बैठ जाता है कि हमने अपनी जान देना है लेकिन 4 आर्मी वालों को लेकर के मरना है। तो जब मुझे गोली लगी थी तो मेरे साथ में मेरे 2 साथियों को भी गोली लगी थी और उन्होंने, मेरे साथी में से एक साथी वो रात भर में तड़प तड़प करके मर गया। रह गए थे हम 2। मेरी भी जान जाने वाली थी, जो कि एंड टाइम पे था। मैं एंड टाइम पे, उस वक्त जब बोलते हैं ना कि मौत आती है, वो मौत को मैंने करीब से देखा है। मैंने करीब से देखा है जब मौत आने लगती है तो उस वक्त ये आपको दोनों साइड से आंसू आने शुरुआत हो जाएंगे, ऑटोमेटिक अपने आप पानी आना शुरुआत हो जाएगा, आंसू गिरना शुरुआत हो जाएगा, आपको सामने अंधेरा छाना शुरुआत हो जाएगा, कुछ नहीं आपको नजर आएगा। उस वक्त आपके पेरेंट्स के, परिवार के, बच्चों के, माता पिता सभी के याद आने शुरुआत हो जाएंगे। सारी आपके बैक, जो जितने बैक में है वो सब आपके माइंड में घूमने लग जाएंगे और जो आपके नियरेस्ट जो होता है उनकी सबसे ज्यादा याद आएगी। तो उस वक्त मुझे एक ही की याद आई, मेरी माता की। मुझे मेरी माता की, और उस वक्त मैंने एक ही बात बोला कि माँ मैं जा रहा हूं, लेकिन हमें बचाने वाला गणपति बप्पा है। सुबह होते होते कब हेलीकॉप्टर आया, कब मुझे लेकर के चला गया, मुझे पता ही नहीं लगा। उसके बाद मैं 3 महीने हॉस्पिटल में रहा, वहां से रिकवरी होकर के फिर मैं आया। आने के बाद फिर मैंने कई फील्ड में सर्विस किए, गेम मैंने छोड़ दिए, फिर मैंने स्पोर्ट्समैन को तैयार किया, उसके बाद ट्रेनिंग मैंने दी, फिर पूना में आया, पूना में मैंने ट्रेनिंग दी, एंड ये सब ओवरऑल करके मैंने 25 इयर्स आर्मी में सर्विस करके 2018 में मैं वहां से वापस आ गया। आने का रीजन ये था कि बेटा एक लाइफ होता है, क्योंकि एक आर्मी वो संस्था है जो आप जॉब करते हो तो आपका एक टारगेट अचीव होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जहां थोड़ा सा महसूस होता है कि नहीं मेरे बैकअप में बहुत है और मुझे अपने परिवार को भी बैकअप देना है, तो आप जय हिंद जय भारत कर सकते हैं। ये तो एक मेरे लाइफ का पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि सबसे पहली बात तो जितना डिफेंस को मैं नजदीक से जानता हूं और जितना मैं जानना चाहता हूं अभी भी,
और जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं वो आपको भी पता होना चाहिए। आप लोग के माइंड में होगा कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। नो पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान नहीं। हमारे आगे वो एक तिनके के बराबर भी नहीं है। बट जिसके घर में खाने के लिए एक रोटी नहीं है वो दूसरे के घर के रोटी से मांगता है, वो हमारे घर को क्या जलाएगा? वो हमारे घर को क्या जलाएगा? जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो दूसरे के घर में क्या झांकेगा? लेकिन कुछ रीजन है, हर कंट्री चाहता है कि मेरा मान सम्मान बना रहे। यही रीजन है कि पाकिस्तान हम पर थ्रस्ट करता रहता है एंड गुरिल्ला वार हमसे लड़ता रहता है। सामने वो कभी नहीं लड़ सकता, जो कि प्रमाण के तौर पर आपने 1948 का वॉर सुन चुका होगा, 1965 का वॉर सुना होगा, 1971 का वॉर सुन चुका होगा और 1999 का कारगिल का वॉर सुन चुका होगा। ये आपके सामने में है। हम पाकिस्तान से 4 वॉर कर चुके हैं और चारों के 4 वॉर में हम विनर रहे हैं। पहले पाकिस्तान अमेरिका का सहारा लेता था, अमेरिका के बल पर टिका हुआ था क्योंकि अमेरिका उसको सपोर्ट करता था। लेकिन आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि पाकिस्तान जो एक सुई पैदा नहीं कर सकता, जो एक अपने घर में एक सामान पैदा नहीं कर सकता, उसको एक अमेरिका जैसा कंट्री या चाइना जैसा कंट्री हेल्प क्यों करेगा, क्यों देगा? इसका रीजन है, इसका रीजन है। रीजन ये है बेटा कि उस वक्त इराक में अमेरिका को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए था कि मुझे जगह मिले, एशिया में जगह मिले ताकि मैं पूरे एशिया पर राज कर सकूं। लेकिन उस वक्त उसको कोई देने के लिए तैयार नहीं था। भारत ने मना कर दिया था, श्रीलंका ने मना कर दिया था, भूटान ने मना कर दिया था, ईरान ने मना कर दिया था, चाइना दे नहीं सकता था। आखिर में उसके ऊपर किसके ऊपर टिका? पाकिस्तान के ऊपर। और आज आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान में अमेरिका का एयरफोर्स स्टेशन है। पूरे वर्ल्ड में अमेरिका का जहां एयरफोर्स स्टेशन चला गया वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर सकता है। और आज भी अमेरिका पाकिस्तान को वो एयरफोर्स स्टेशन देने के लिए राजी नहीं है। यही रीजन है कि धीरे धीरे पाकिस्तान ने उससे संबंध विच्छेद कर लिए क्योंकि उसका जगह हड़प लिया। और उस वक्त जब पाकिस्तान ने उसको जगह दिया तो जगह क्यों दिया? क्योंकि वो भारत के साथ लड़ने के लिए एक अपना सपोर्ट चाहता था और सपोर्ट के तौर पर अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा था। अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा था। दोनों तरफ से बातें थी। लेकिन अमेरिका का सिंपल सा फंडा रहा है कि जब उसकी काम निकल जाता है तो वो साइड कर देता है किसी भी कंट्री को। यही रीजन है कि अमेरिका ने, भारत ने हर कंट्री को एक अलग अलग पहलू से देखा, एक अलग अलग अंदाज में देखा, लेकिन प्रायोरिटी किसी को नहीं दिया। आज की डेट में भी आप ये मत समझना कि अमेरिका को भारत प्रायोरिटी देता है। नो, आज एक परिवेश बन चुका है, आज एक वक्त बन चुका है जो इंडिया को लगता है कि हम एक पूरे वर्ल्ड के साथ में मिल करके, एक पूरे एकता के साथ में मिला करके आगे बढ़ने का वक्त है। चाइना को यही वक्त है जो चाइना को तोड़ने का। अभी ये खत्म हो गया पार्ट अमेरिका का। अब आ जाओ आप चाइना के ऊपर। आपको ये सोचना चाहिए बेटा कि चाइना पाकिस्तान को क्यों हेल्प देता है। चाइना पाकिस्तान को इसलिए हेल्प करता है, इसलिए नहीं कि चाइना पाकिस्तान उसको बहुत कुछ देता है। नो, पाकिस्तान उसको कुछ नहीं देता। लेकिन हेल्प करने का रीजन ये है कि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान भारत के साथ उलझा रहे, गुरिल्ला युद्ध में उलझा रहे। उलझा क्यों रहे कि 1962 के वार जो हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, और जो चाइना ने हमारा पूरा इलाका लेह लद्दाख एंड जो डोकलाम आज की डेट में आप जो सुन रहे हो, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, ये 8 तक इलाका हमारा है। 8 से पीछे वाला इलाका चाइना के अंडर में आता है। वो भी इलाका कौन सा है? जो 1962 के वार में चाइना ने जीता हुआ है। और भारत वही चाहता है कि वो इलाका हमें वापस मिल जाए।
लेकिन चाइना वो इलाका नहीं देना चाहता है। यही रीजन है कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने क्या कोशिश किया कि पाकिस्तान को मैं इतना मदद करूं, इतना हेल्प करूं कि वो भारत के साथ उलझा रहे और मेरी तरफ वो अपना रुख न कर सके, और बीच बीच में भारत को उकसाता भी रहता है पाकिस्तान के थ्रू या वो अपने थ्रू कि वो पजल रहे भारत। लेकिन हम पजल होने वालों में से नहीं है। हम वो करके दिखाएंगे, हम वो देख करके दिखाएंगे, हम जीत करके दिखाएंगे जो हम कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। हम किसी कंट्री से कमजोर नहीं है। दूसरा, ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बाबू, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, कि किसी भी कंट्री में लड़ने की जो क्षमता होती है वो बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति के ऊपर। यस, मैं भी एग्री करता हूं, है चाइना हमसे आर्थिक स्थिति में हो सकता है, लेकिन जहां हमारे इंडियन आर्मी की बात आती है वहां चाइना कमजोर है। हमारे पास आज की डेट में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ चुके हैं कि चाइना को भी पता नहीं कि हमारे पास इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। हर कंट्री उस इक्विपमेंट को अपने पास रिजर्व के तौर पर रखता है, एक बैकअप के तौर पर रखता है। हमारा DRDO, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा कि हो सकता है कि आपको ये ना समझ में आ रहा कि DRDO होता क्या है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत का है, और ये भारत को सपोर्ट करता है। DRDO को वक्त दिया जाता है, DRDO को पूरे जो हमारे एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, ये जो तीनों सेनाएं हैं, ये अपना रिक्वायरमेंट बताती है, सरकार के साथ डिस्कस होता है, देन DRDO को बताया जाता है। उसमें हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो होते हैं, जो अदर फील्ड में हैं, उनका हेल्प लिया जाता है, एंड देन वहां जाकर के हम हथियार तैयार करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो आप लोग का गर्व, आप लोग का जोश, आप लोग का जज्बा, आप लोग का जो आगे बढ़ने की क्षमता कभी कमजोर नहीं होने देना। भारत को यही आज तक आगे लेकर के गया है और यही आगे लेकर के जाएगा, जिसमें कि चाइना, पाकिस्तान या एनी कंट्री या कोई भी हो, कुछ नहीं कर सकता। और आज की डेट में यूएनओ का एक ऐसा संगठन बन चुका है कि कोई भी कंट्री किसी कंट्री पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। ये हर कोई जानता है, चाइना भी जानता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये आप समझ लो बेटा कि कब का वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका होता, या दो कंट्री के बीच में वॉर शुरू हो चुका होता। लेकिन कोई भी कंट्री एक ऐसा क्रिएट करता है, जैसे अमेरिका पॉलिटिक्स खेल करके किसी कंट्री को दबाना है तो हर कंट्री को पहले वो संगठित करता है, तब जाकर के उसको ये करता है। अब ये पार्ट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं कि जो एक आर्मी से संबंधित, जो आर्मी में किस तरह से लड़े जाते हैं या किस तरह से जो एक में रहते हैं, ये एक होता है। अब मैं एक फौजी का आपको टाइम टेबल बताता हूं, जो कि आप लोग को हर एक को पता होना चाहिए, जो मैंने भी किया है एंड हर कोई करते हैं। जो फौजी एक बार आर्मी में एनरोल हो जाता है, भर्ती हो जाता है, तो आप लोग सोचते होंगे या आप लोग के माइंड में आता होगा कि फौजी का काम क्या है। फौजी जब लड़ाई नहीं लग रहा है तो फौजी तो आराम से बैरक में बैठे होंगे या उनको आराम से पेमेंट मिलता है, और जब वो 1 महीने की छुट्टी आता है या 2 महीने की छुट्टी आता है तो आराम से घर में बैठा रहता है, दारू का बोतल लेकर के आता है, दोस्तों को पिलाता है और खुद भी पीता है, और दोस्त बोलते हैं कि मेरे लिए खंभा लाया है। आई एम राइट? सही है? सही है नहीं सही है? सभी बोलते हैं खंभा लाया है, लेकिन नहीं, वो आपका प्यार पाने के लिए आता है। बेटा जब वो डिफेंस में होता है तो उसका टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ, वो इतना परेशान हो चुका होता है। आप किसी भी फौजी से पूछ लेना, किसी भी आपके घर में होंगे, आपके मम्मी पापा में से होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, उनका जीवन सुन लेना, संघर्ष का जीवन होता है। सुबह 4 बजे सुबह उनका उठने का रेगुलर टाइम होता है, 4 से 5 बजे के बीच में सुबह उठना ही उठना है, कंपलसरी, चाहे वो संडे हो या मंडे हो। मंडे टू सैटरडे सुबह, जिसको पीटी बोलते हैं, 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक पीटी होता है। उस 6 बजे से पहले
आपका जो भी वर्क है, जहां आप रहते हो, वो सारा साफ सफाई, आपका एरिया क्लीनिंग, सब कुछ तैयार होना चाहिए। हर चीज होना चाहिए। जो आपके जूनियर्स है, जो आपके सबॉर्डिनेट होते हैं, सब मिल करके तैयार करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितने बजे उठते हैं। उसके बाद पीटी होने के बाद आकर के 40 मिनट का, 40 मिनट का नाश्ते का टाइम होता है। नाश्ते का टाइम होता है। उसी 40 मिनट में आपको नाश्ता किया जाता है। बेटा थोड़ा पानी पिलाना, थोड़ा सा पानी पिलाना, हाँ थोड़ा सा गर्म पानी। उसमें नाश्ता किया जाता है। उसके बाद 7:45 पे फॉलन होता है। ये मेरे रेजिमेंट की बात नहीं बता रहा हूँ, ये पूरे इंडियन आर्मी की बात बता रहा हूँ। आपके घर में अगर पापा होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सबको पता है। 7:45 को फॉलन होगा। 8 बजे से क्लासेस शुरू होते हैं। जो वॉरियर है, जो कहीं टैंक चल रहे हैं, कहीं इन्फेंट्री की फौज है, वो अपना ट्रेनिंग चल रही है। मतलब पूरे ईयर ट्रेनिंग सेशन चलता है, जो कि 1:40 तक क्लास होता है। हर तरह के रिटर्न क्लास होता है। के बाद आपके ग्राउंड के वर्क होते हैं, फायरिंग होते हैं, डेमो फायरिंग होते हैं, ओरिजिनल फायरिंग होते हैं, जो कि टैंक से होते हैं, हथियार से होते हैं। हर चीज के ट्रेनिंग करते हैं। प्लानिंग चलती है कि कैसे अगर लड़ाई होती है तो क्या किया जाए। उसके बाद 1:30 बजे छूटने के बाद 1 घंटे का उनको ब्रेक मिलता है। खाने का 1 घंटे का ब्रेक मिलता है। 1 घंटे ब्रेक के बाद उनका 2:30 बजे, 2:30 से 2:45 बजे के बीच में, या 3 बजे एनी हाउ, वो फॉलन होता है। उसके बाद उनका 2 घंटे का दोबारा उनका क्लास चलता है, लड़ाई से संबंधित प्लानिंग कैसे किया जाता है। देन 5 बजे फिर उनका गेम परेड होता है। बॉडी फिटनेस रखना है ना आर्मी में। अगर बॉडी फिटनेस नहीं होगा तो आर्मी लड़ेगी कैसे। तो यही चीज को मतलब जबरदस्ती आप समझ लो कि जबरदस्ती कराया जाता है। 5 बजे गेम परेड होता है, जो कि 6 बजे तक होता है। 6 बजे ये गेम परेड खत्म होते ही जो बंदा नाइट में ड्यूटी देने वाला है, आर्मी नाइट के ऊपर चलती है, ड्यूटी देने वाले होंगे, बॉर्डर का रखवाला होगा, यूनिट का देखभाल करने वाला होगा, गेट के ऊपर नाइट गार्ड होगी, तब तो सिक्योरिटी होगी। तो वो सिक्योरिटी को रखने के लिए नाइट गार्ड में पूरे गार्ड होते हैं। वो गार्ड 6 बजे चला जाएगा, जो कि अपने ड्यूटी पर भी पहुंचना है। तो वो रात भर ड्यूटी देगा और सुबह फिर वही रूटीन। सुबह फिर वही रूटीन, ये उसका निरंतर चलता है। फौज के बंधन को, फौज के धागा को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई भी ये नहीं कर सकता। यही रीजन है कि वो सर्विस करते करते इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सीनियर का सुनना है। एंड फौज जो बोलते हैं डिसिप्लिन से बंधा होता है। आप लाख गलती कर ले या आप लाख अच्छा काम कर ले, सीनियर के ऑर्डर को आप डिसोवे नहीं कर सकते। सीनियर ने अगर आपको गलत ऑर्डर भी दिया है तो उसके ऑर्डर को आपने 100% फॉलो करना है। बोलते हैं ना कि आर्मी का रूल सबसे सख्त होता है, सुना है ना आप लोगों ने? क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन से बंधा होता है, डिसिप्लिन से बंधा होता है, और डिसिप्लिन वो तोड़ नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं कि फौज का अनुशासन सबसे सख्त अनुशासन होता है। और यही रीजन होता है कि आदमी जो फौजी होता है 15 साल में, 15-16 साल में, 20 साल में फौज को रिटायरमेंट लेकर के आता है कि मैं सिविल में अच्छे से जीऊंगा। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं बेटा कि देखो, सारे अनिल कुमार झा जैसे नहीं होते हैं, मेजर अनिल कुमार झा जैसे नहीं होते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो सिविल में आने के बाद उनको रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी कहाँ है सिविलियन से लड़ने की। सिविलियन का जो एक अपना माइंड चलता है, जो जिस तरह से वो रहते हैं, वो कौन सी कैपेबिलिटी है, कौन सा वो अपना एक बोलते हैं ना कि एजुकेशन लेकर के आया है, या कौन सा एक डिग्री उसने लिया है कि आईटी किया है या कोई इंजीनियरिंग किया है जो उसको कोई भी नौकरी दे देगा। तो उसके पास क्या रास्ता रहता है कि ऐसा एक रास्ता रहता है जो वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे फील्ड में जाता है जो वो भटकता रहता है।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सुन पा रहे हैं? कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं सर। मुझे लग रहा है कई लोग बोर हो रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपका, इसलिए थोड़ा सा चेहरा एक बात मैं कहना चाहता एक बात मैं आप लोग को कहना चाहता हूं, मुझे ख्वाहिश नहीं है मशहूर होने की, मुझे ख्वाहिश नहीं है मशहूर होने की, क्योंकि आप सब मुझे जानते हैं। मुझे ख्वाहिश नहीं है मशहूर होने की, क्योंकि आप सब मुझे जानते हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है, मेरे लिए इतना ही काफी है। किसी ने मुझे अच्छा कहा, किसी ने मुझे बुरा कहा, किसी ने मुझे अच्छा कहा, किसी ने मुझे बुरा कहा, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उतना ही पहचाना मुझे। आप समझ गए ना? समझ गए सर। तो अच्छा, अभी खैर छोड़ो, ये तो बात हो गई फौज की। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बेटा, आप लोग यंग जनरेशन हो, आप लोग की लाइफ उज्जवल है। जो अभी 19 साल से कम बच्चे हैं, जो जिनकी एज 19 से नीचे है या जिनकी एज 17 से नीचे है, वो तीनों फोर्स के लिए ट्राई कर सकता है, एयरफोर्स, नेवी एज वेल एज आर्मी। आर्मी में जाने के कई ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफेंस एयरफोर्स का बता देता हूं। एयरफोर्स की पूरी स्ट्रेंथ 1,47,000 है। पूरे डिफेंस मतलब एयरफोर्स की 1,47,000। आप समझ गए? तो 1,47,000 है, तो आप समझ सकते हैं कि 1,47,000 पूरे इतना बड़ा देश है, पूरा भारत इतना है, क्या हर कोई एयरफोर्स में जा सकता है? नहीं जा सकता। और एयरफोर्स में भी पायलट में जाने के लिए 2 टेस्ट होते हैं। अगर वो 2 टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिए, वो भी कंप्यूटर गेम होता है, जो कि पायलट एक प्रॉपर स्क्रीन पे बैठ करके डेमो देता है कि प्लेन को कैसे उड़ाया जाता है, फाइटर को कैसे उड़ाया जाता है। उसमें आपका माइंड टेस्ट होता है। अगर उसमें आप अचीव कर लेते हैं तो 2 चांस दिया जाता है। अगर उस 2 चांस को अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, देन यू विल गेट अ चांस फॉर गो टू द एयरफोर्स। अदरवाइज आप फिर दोबारा टेस्ट नहीं दे सकते। नेवी में जो है वो कुछ 90 से 96,000 के करीब ही उनकी स्ट्रेंथ है पूरे भारत में, क्योंकि सबमरीन है। एंड हमारे जो बड़े बड़े जहाज है, अरिहंत है, विक्रांत है, और भी हमारे बहुत सारे ये कि INS मालाड है, INS हमला है। तो यहाँ जो हमारे बड़े बड़े जहाज है, इसके ऊपर सब पूरे भारत के मिलाकर के कलकत्ता में है, चेन्नई में है, उसके बाद कोच्चि में है। तो यहाँ बड़े बड़े हमारे पोरबंदर है, जो कि हमारे नेवी वहाँ सर्व करते हैं। तो पूरे भारत की स्ट्रेंथ है 96,000, वहाँ की स्ट्रेंथ कम होती है। हमारी अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा आर्मी में होती है, और आर्मी में आपको जाने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। नंबर 1, आफ्टर 12, अगर आपका परसेंटेज 60 से ऊपर है आर्मी 12th में साइंस में, तो आप NDA के लिए तैयारी कर सकते हो। NDA के लिए तैयारी कर सकते हो, जो कि आजकल हो गया UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जानते हैं ना आप लोग? हाँ, इसके थ्रू NDA की तैयारी होती है। पहले डायरेक्ट NDA में आप जा सकते थे, लेकिन अब वो कैंसिल हो गया। UPSC आप क्वालिफाई करेंगे देन NDA में जा सकते हैं। अगर आप NDA में सिलेक्शन नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, फॉरगेट इट, आप छोड़ दीजिए इस चीज को। आप वो भूल जाइए कि मुझे NDA में जाना है। आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, साइंस के साइड से आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपके लिए IMA, CDS, SS शॉर्ट सर्विस, SCO, कई 4 प्रकार के आर्मी में जाने के चांसेस मिलते हैं। शॉर्ट सर्विस में पहले 5 साल था, 5 इयर्स, अभी 10 इयर्स कर दिए हैं। अगर 10 साल के अंदर
अगर 4 टेस्ट होते हैं, अगर आपने 4 टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया तो आप एज अ रेगुलर आर्मी में, इंडियन आर्मी ऑफिसर पे आप सिलेक्शन हो जाते हैं, जो कि आईसी कमीशन बोलते हैं। नहीं तो आपका एसएस लगेगा, जिसको शॉर्ट सर्विस बोलते हैं, और 10 साल बाद करने के बाद आप जा सकते हैं कैप्टन रैंक से। कैप्टन रैंक से ऊपर नहीं होता वो, अभी मेजर रैंक तक भी जाते हैं, क्योंकि मेजर रैंक का 12 साल तक हो गया है, तो मेजर रैंक तक जाते हैं। उसके बाद अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और आपने, कई बच्चों ने इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद भी दिल करता है ना कि मैं आर्मी में, हो सकता है कि मैं आर्मी में जाऊं, यार मेरा दिल करता है कि मैं आर्मी में जाऊं। तो अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया है तो इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आर्मी में ट्राई करते हैं तो आपको डायरेक्ट कैप्टन के पोस्ट पे आप एनरोल हो सकते हैं। आप डायरेक्ट कैप्टन के पोस्ट पर, कैप्टन का जो आर्मी में रैंक होता है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, देन जनरल। तो लेफ्टिनेंट छोड़ करके आप डायरेक्ट कैप्टन के पोस्ट पे एनरोल हो सकते हैं अगर आपने इंजीनियरिंग किया है। तो इतनी अपॉर्चुनिटी भारत सरकार ने एक यंग जनरेशन के लिए दिया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सभी लोग अपना माइंड, पहले स्टार्टिंग में, मैं दूसरे फेज पे आऊंगा तब बताऊंगा आपको, कि आप लोग ओआर बनने की कोशिश मत कीजिए, जिसको अदर रैंक बोलते हैं। अदर रैंक नहीं, लड़ता अदर रैंक ही है, लेकिन आपने अपना टारगेट, अपना भविष्य उज्जवल करना है, आपने अपना मोटो आगे बढ़ाना है, मदर फादर को आपने आगे ले जाना है। आपने सोचना है कि मेरे मदर फादर को मैं वो करके दिखाऊं, वो चीज दिखाऊं जो मैं सोचता हूं, जो मैं समझता हूं। तो आर्मी ऑफिसर बनने की कोशिश करना है, और उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा। मेहनत से बढ़कर लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मैं घर में बैठे बैठे अगर सारे टारगेट अचीव कर लूंगा मोबाइल चला करके या टीवी देख करके, नो। आज आपको भी पता लग गया होगा कि मुझे मोबाइल इतना नहीं चलाना आता, मैं इतने बड़े पोस्ट पर हूं, आज मैं सीएसओ हूं, मेरे अंडर में आज की डेट में भी, सिविल में आने के बाद भी ऑलमोस्ट नहीं तो भी कम से कम 200-300 लोग हैं, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन तो भी मैं मोबाइल को तवज्जो नहीं देता हूं। मैं अपने आप को तवज्जो देता हूं कि मैं क्या हूं, मैं कितना गाइडेंस दे सकता हूं, मैं कितना चला सकता हूं, और मैं कितना अच्छा गाइडेंस दे सकता हूं। मोबाइल में कोई अगर क्वालिफाइड बन जाने से वो बहुत बड़ा अचीव टारगेट नहीं होता है। तो आप लोग एक अपना मोटो रखें कि मैंने सुबह क्या करना है। सुबह आप लोग को उठने के बाद ऑलमोस्ट नहीं तो भी वॉकिंग के लिए या रनिंग के लिए जाना चाहिए, जो कि आपका बॉडी फिटनेस बरकरार रहे। डेली रूटीन पे आपको जनरल नॉलेज की तैयारी करना चाहिए, जनरल नॉलेज की तैयारी करना चाहिए। आपको अपना प्रिपरेशन की तैयारी करना चाहिए, ताकि आपको आगे जाकर के बहुत सारे हेल्प मिल सके। लेकिन उसके लिए आपको वो चीज पहले करना होगा, और ये एक दिन में नहीं मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं 2 महीने के प्रैक्टिस से, जो अखबार में आते हैं, कई चीज में आते हैं, और आप लोग देखते हो कि यार ये तो मैं भर्ती आने वाली है, भर्ती हो जाऊं और ये हो जाऊं, नो, ये एक दिन में नहीं आएगा। मैं एक छोटी सी बात आप लोग को बेटा बताना चाहता हूं कि मैं क्यों बात बता रहा हूं। कोई भी कंपटीशन लड़ने के लिए आप लोग टीवी पर या ओलंपिक में जो आप लोग देखते हैं कि एक अगर मेडल जीतता है तो उसका जीवन भर का कमाई होता है। मतलब एक दिन के लिए वो पिछले 2 साल से 3 साल से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा होता है, कंटिन्यू, तब जाकर के वो एक दिन का टाइम निकालता है। क्योंकि उसके साथ में जो कंपटीटर होते हैं वो अकेला तो नहीं होता है, और भी बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन विनर तो एक होता है ना, होता है नहीं होता है? होता है। हाँ, विनर एक होता है। तो विनर एक होता है, तो उस विनर को बनाने के लिए हमें ये होना चाहिए। अभी मैं आपको अपना सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं, जो कि स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर मैं आप लोग के से सवाल जवाब भी मैं आपसे करूंगा कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन जो अचीव है वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। जानो जानो, इधर आओ।
तत्पूर्वी आपल्या सर्वांना मी सांगू इच्छितो की त्यांना प्रश्न विचारायचे आहेत. त्यांनी आमचे इथे मित्र आहे अभिषेक दामले, निश्चय, त्यानंतर हर्ष म्हात्रे, ओम पणशीकर असे माझे सहकारी आहेत. त्यांना तुमचा क्वेश्चन तुम्ही सेंड करू शकता आणि हँड रेज करू शकता तुमचा. हे सर्व झाल्यावरती मी सांगेल त्यावेळेस तुमचा हँड रेज करू शकता आणि मग तुम्हाला एक एक करून प्रश्न विचारायला संधी दिली जाईल. मात्र पहिली गोष्ट अशी की प्रश्न हा थोडक्यात असावा आणि तो जास्तीत जास्त एक असावा, ही विनंती. सर यू कैन कंटिन्यू ना. नहीं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, कैरी ऑन. ओके सर, तो पहला क्वेश्चन ऐसा मेरे पास आया है कि वो क्या कौन सा क्षण था जब आपके सामने दहशतवादी थे और जब हम वो जो पूरा माहौल टीवी पे देखते हैं, हम उरी में देखते हैं कि वो दहशतवादी थे और वो आ रहे हैं और वो लड़ रहे हैं, तो हमारी जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती है और आप तो उनके सामने थे, आपकी आंखें उनकी आंखों से मिल रही थी, उनके हाथ में गन थी और आप उनके सामने लड़ रहे थे. तब आपके मन में क्या चल रहा था? तब आपको क्या लग रहा था? आप किस प्रकार वो तैयार थे उनसे मुकाबला करने के लिए? और ऐसा कौन सा क्षण है कि एक गोली यदि मुझे लग जाती, वो छूकर निकल गई, एक गोली यदि मुझे लग जाती तो मेरा जीवन और कुछ अलग होता या मैं वहां छूट जाता? ऐसा कोई क्षण है जो आपको अपनी जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते? वो एक एक्सपीरियंस जो हम कहते हैं, साहसी एक्सपीरियंस, रोमांचकारी एक्सपीरियंस, वो एक आप हमारे लिए बता दीजिए. चलिए, आपने सवाल अच्छा किया है, गुड क्वेश्चन. बट इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो कोई भी आतंकवादी हो या हम हैं, आतंकवादी भी इंसान ही है, हम भी इंसान ही हैं. सिर्फ हमने एक नाम दिया है मिलिटेंट, और जो मिलिटेंट है उसका अपना कोई वजूद नहीं होता. तो जब हम ऑपरेशन के लिए निकलते हैं तो सबसे पहली बात तो हमारे माइंड में भी होता है कि हम भी मिलिटेंट से न टकराए और मिलिटेंट भी हमसे न टकराए, क्योंकि जहां टकराव है वहां हानि है. सही है? जहां टकराव है वहां हानि है, वो हानि हमारी हो या मिलिटेंट की हो. लेकिन जब हम निकलते हैं तो हमारा एक ही रहता है कि अगर जहां टकराव हो तो हम एक भी मिलिटेंट को न छोड़ें. लेकिन जहां तक आपने बोला है कि माइंड में, कि आपके माइंड में क्या चल रहा था, सर आपको क्या महसूस हो रहा था, तो महसूस की बात बताऊं तो कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि वो लम्हा ऐसा रहता है, वो माहौल ऐसा रहता है. अरे बाबू थोड़ा सा चार्ज लगाओ, चार्ज खत्म होने वाला है, चार्ज लेकर के आओ. वो लम्हा ऐसा होता है कि उस लम्हा में कुछ ध्यान में नहीं रहता, कुछ नहीं. एक बार मिलिटेंट टकरा गया तो एक ही माइंड रहता है कि मैंने अपने आप को कहीं ऐसे जगह छुपाव लेना है, ऐसे जगह रखना है जो मेरा फर्स्ट टारगेट मैं न बनूं. क्योंकि गोली के ऊपर नाम नहीं लिखा होता, गोली के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता. और मिलिटेंट का मोटो रहता है कि वो सबसे पहले ब्रस्ट फायर करता है, सबसे पहले ब्रस्ट फायर करता है. अरे मैं लगा तो ना, उधर लगाओ ना बाबू, कंटिन्यू चलने दो ना, देख रहे हैं तो क्या. वो लम्हा ऐसा होता है कि मिलिटेंट ब्रस्ट फायर करता है, और ब्रस्ट फायर ही हमारे लिए सबसे बड़ा डेंजरस होता है, सबसे बड़ा डेंजरस होता है. क्योंकि ब्रस्ट फायर में अगर हम बच गए तो बच गए, अगर ब्रस्ट फायर में नहीं बचे तो जिसको जाना होगा जाएगा. उसके बाद मिलिटेंट को पता है कि हमने जाना है. अब जो वक्त आपने पूछा है, तो ऐसे मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है. लेकिन मैं 2 वाक्य आपको बता देता हूं कि जब मैं पेट्रोलिंग पार्टी लेकर के निकला था, मुझे कमांडिंग ऑफिसर से ऑर्डर मिला कि झा साहब आप पेट्रोलिंग पार्टी लेकर के, दिन का समय था और तकरीबन 11 बज रहे थे,
और हम पेट्रोलिंग पार्टी लेकर के